हेलो एवरीवन, वेलकम टू देवकी आईएएस एकेडमी। दिस इज कविता नैनवाल और आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे टीचिंग मेथड्स के बारे में। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो हमारी यूनिट सेकंड का दूसरा पार्ट रहेगा। जैसे हमने पहले वाले पार्ट में डिस्कस किया था शिक्षण कौशलों के बारे में, आज हम जानेंगे शिक्षण विधियों के बारे में। वैसे अगर हम कंप्लीट टॉपिक की बात करें तो वो है शिक्षण विधियां एवं प्रविधियां, लेकिन यहाँ पर हम पहले प्रविधियों का अर्थ समझ लेते हैं, विधियों का मतलब समझ लेते हैं, उसके बाद हम जानेंगे कि हम क्या क्या चीजें यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। शिक्षण विधि की अगर हम बात करें तो शिक्षण विधि क्या है? किसी विषय वस्तु के शिक्षण हेतु शिक्षक जिन तरीकों का या जिस ढंग का प्रयोग करता है वो कक्ष में शिक्षार्थियों के अधिगम हेतु जिसके लिए शिक्षक इसका प्रयोग करता है उन्हें क्या कहते हैं? शिक्षण विधि कहते हैं। ठीक है, तो शिक्षण विधि वास्तव में है क्या? एक टीचर द्वारा शिक्षक जो शिक्षार्थी है उनको कुछ सिखाने के लिए जिन तरीकों का वो प्रयोग कर रहा है वही हमारी क्या है? शिक्षण विधि है। ठीक है, तो यहां पर शिक्षक 2 बार आ गया है तो हम इस वाले शब्द को हटा देते हैं यहां से। तो शिक्षण प्रविधि क्या है इसको समझ लेते हैं। अपने शिक्षण को अधिक कुशल व उत्तम बनाने के लिए शिक्षक जिन योजनाओं, प्रणालियों या फिर तकनीकों का प्रयोग करेगा वो क्या है? शिक्षण प्रविधियां हैं। जब हम प्रयोग में आते हैं तो हमने अक्सर देखा है कि हम विधियां और प्रविधियों में जो है डिफरेंसेस यहाँ पर जो है दोनों को एक सा ही समझ लेते हैं, लेकिन वास्तव में अगर हम एक बेसिक डिफरेंस की बात करें तो बेसिक डिफरेंस हम यहां से समझ सकते हैं कि शिक्षण कार्य की व्यवस्था अथवा प्रणाली है जिसके द्वारा शिक्षक शिक्षार्थी को ज्ञान प्रदान करता है, तो वही क्या कहलाती है? आपकी शिक्षण विधि। ठीक है, तो इसका अर्थ क्या हुआ यहाँ पर? शिक्षण विधि से हमारा तात्पर्य हुआ कि जब हम क्लास में कोई चीज पढ़ाने के लिए जा रहे हैं, किसी कंटेंट को एग्जीक्यूट करने जा रहे हैं, तो हमारे दिमाग में एक विधि रहेगी कि आज हम जो है व्याख्यान विधि के द्वारा इस चीज को पढ़ाएंगे या फिर आज हम जो है आगमन विधि का प्रयोग यहाँ पर करेंगे इस शिक्षण कार्य को करने के लिए। और विशिष्ट क्रियात्मक परिभाषिक विधि जो अनुभव, प्रयोग आदि के आधार पर स्थिर होती है, उक्त विधि के आधार पर कौशल पूर्व दक्षता को शिक्षण प्रविधि कहते हैं। जैसे जो पारिभाषिक विधियां हैं हमारी जितनी भी हमने यहाँ पर देखी, जैसे मॉन्टेसरी, किंडरगार्टन, खेल विधि, डाल्टन विधि, ये सारी विधियां यहाँ पर जो हैं इनके आधार पर जो है कौशलपूर्ण दक्षता लाना जो क्या कहलाएगा? आपका शिक्षण प्रविधि कहलाएगा। यानी कि हम क्या करेंगे, जो हमारी मेथड्स के बीच में जो है एक जैसे अगर हम बात करें जैसे दृष्टांत है, ठीक है, दृष्टांत विधि भी हम कह सकते हैं, लेकिन किसी टॉपिक को पढ़ाने के बीच में हमने दृष्टांत प्रविधि का प्रयोग किया। ठीक है, तो उस पार्ट को सक्सेस बनाने के लिए और अधिक अच्छे से पढ़ाने के लिए, अपने शिक्षण को प्रभावी बनाने के लिए जिन टेक्निक्स का हमने यूज करा वो आपकी क्या कहलाएंगी? शिक्षण प्रविधि कहलाएंगी। तो शिक्षण विधि आपका एक व्यापक शब्द है, व्यापक पार्ट है। वहां पर क्या होगा? आप किसी शिक्षण के लिए एक जो है विधि का प्रयोग कर रहे हैं, किसी विधि को ध्यान में रखकर ही जो है आपने अपनी योजना तैयार की है, पाठ योजना तैयार की है, और उस योजना को सफल बनाने के लिए जिन छोटी छोटी टेक्निक्स का आप यूज करते हैं वही हमारी क्या है? शिक्षण प्रविधि है। इसको एक हम जो यहाँ पर जो सर्कल हमने तैयार किया है, एक अवयव हमने तैयार किया है शिक्षण का, उससे समझते हैं। शिक्षण विधि हमारा सबसे ब्रॉड एस्पेक्ट है, यानी कि जो हमारा क्लास में किसी योजना को क्रियान्वित करने के लिए, पाठ योजना को क्रियान्वित करने के लिए हम क्या करते हैं? एक शिक्षण विधि तैयार करते हैं कि आज हम इस विधि का प्रयोग करेंगे। उसके अंदर हम छोटी छोटी जो है यहाँ पर टेक्निक्स जो है यूज करेंगे जिसके द्वारा क्या करा जाएगा? अपने शिक्षण को हम प्रभावी बनाएंगे, और उसे प्रभावी बनाने के लिए कुछ टैक्टिक्स यूज होंगी। ठीक है, टैक्टिक्स यानी कि युक्तियां, किस युक्ति को प्रयोग करके जो है हम उन प्रविधियों का यूज करें जिससे कि हमारी ये विधि जो है वो सफल हो। और इन युक्तियों में हमारे क्या क्या आ जाते हैं? जैसे कि हमने चित्रों का प्रयोग कर लिया, ठीक है, और जो AV एड्स यानी कि ऑडियो विजुअल एड्स जो हैं, ये कुछ एग्जाम्पल है। यहाँ पर एक एग्जाम्पल के तौर पर मैंने AV एड्स को यहाँ पर मेंशन किया। तो जैसे ऑडियो विजुअल एड्स यानी कि दृश्य श्रव्य सामग्री, इनका प्रयोग या फिर मानचित्रों का प्रयोग या भी कोई भी ऐसी युक्ति जो कि हमारे शिक्षण को सफल बना सकती है। तो शिक्षण विधि हमारा सबसे ब्रॉड एस्पेक्ट है। उसके अंदर आते हैं हमारे शिक्षण प्रविधि, उसके अंदर युक्तियां, और युक्तियों में हमारी क्या क्या चीजें होंगी कि कौन सी युक्ति, किस युक्ति को क्या कहते हैं हम, जैसे प्लान कहते हैं, किस टैक्टिक से, क्या टैक्टिक्स हम यूज करें कि हमारी जो शिक्षण है वो और अधिक प्रभावी हो। तो ये हमारी एक बात रही। इसके बाद हम सीधे आ जाते हैं हमारी शिक्षण विधियों पर और उनके प्रतिपादकों पर। तो पहले हम ये जान लेंगे कि जो जो हमारे जो शिक्षण विधियां हैं जिनके प्रतिपादक जो है जिन्होंने इसको दिया था वो नाम, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास सामने से पहले से हैं तो इसको हम पहले मेंशन करेंगे। इसके बाद हम कुछ ऐसी विधियों को भी मेंशन करेंगे जो कि हमारी कक्षा में
प्रयोग होती है, उनके प्रतिपादकों के बारे में वहां पर कोई अलग से नाम नहीं होगा। यहाँ पर हम उन्हें मेंशन कर रहे हैं, उन्हें डिस्कस कर रहे हैं जिनके प्रतिपादक हैं, क्योंकि एग्जाम में जब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि किसी पर्टिकुलर विधि के प्रतिपादक कौन थे या इसके जो जनक कौन थे, तब आपको ये नाम याद रखने होंगे। इसलिए जो याद रखने वाली चीजें हैं उसको मैंने पहले डिस्कस किया है। इसके बाद हम थोड़ा सा जो कुछ मुख्य विधियां हैं वो क्या है और किस प्रकार से प्रयोग होती है उसके बारे में जानेंगे। तो इस लिस्ट में जो हमारी पहली विधि मॉन्टेसरी विधि की अगर हम बात करें तो मॉन्टेसरी विधि जो है मारिया मॉन्टेसरी ने दी थी यहाँ पर। और ये जो मॉन्टेसरी विधि है इसमें क्या होता है, इसमें ज्ञानेंद्रियों से सीखने की बात होती है, यानी कि कुछ इंस्ट्रूमेंट्स जो होंगे आपके सामने रखे जाएंगे और उसके द्वारा अपने ज्ञानेंद्रियों का प्रयोग करके जो एक बच्चा है वो सीखेगा। ठीक है, उसके बाद अगर हम किंडरगार्टन विधि जो हमारी दूसरी विधि है इस क्रम में, इसकी बात करते हैं तो किंडरगार्टन जैसे कि दिख रहा है बच्चों के लिए होगी। तो इसमें क्या होगा, इसकी जो स्कूल्स की अगर हम बात करें, जर्मनी में इसके स्कूल्स खोले गए थे और इसको किसने दिया था, इसको फ्रोबेल ने दिया था। ठीक है, तो किंडरगार्टन विधि फ्रोबेल द्वारा दी गई है। ऐसे ही खेल विधि यानी कि खेल के द्वारा सीखना, ये भी किसने दिया है, फ्रोबेल ने। और कई बार इसमें ऐसा होता है कि फ्रोबेल का नाम मेंशन नहीं होगा, हो सकता है हेनरी का नाम मेंशन हो, तो अगर फ्रोबेल पहले है तो आप फ्रोबेल को दोगे, इसका ऑप्शन यहाँ पर चूज करेंगे। और अगर फ्रोबेल नाम नहीं दिया हुआ है, हेनरी दिया हुआ है, तो हेनरी को आप यहाँ पर चूज करेंगे, क्योंकि अगर खेल विधि नाम की बात की जाए तो हेनरी ने इसे नाम दिया था। ठीक है, तो इन दो नामों में प्रायोरिटी देनी है फ्रोबेल को, लेकिन अगर फ्रोबेल ऑप्शन एब्सेंट है तो हेनरी को। उसके बाद अगर हम चौथी की बात करें, डाल्टन विधि, जिसको दिया था हेलेन पार्कहर्स्ट ने। और डाल्टन विधि में जो है ये एक शहर है आपका यूएसए में शहर है डाल्टन नामक। तो यहां पर क्या है, इसके स्कूल खोले गए थे। तो डाल्टन विधि हमारी दी है हेलेन पार्कहर्स्ट ने। उसके अलावा पर्यटन विधि जो दी है पेस्टोलॉजी ने, जैसे कि नाम से क्लियर है, पर्यटन के द्वारा जैसे आपने देखा होगा अक्सर आजकल क्या होते हैं जो है स्कूलों में अलग अलग शिविर लगाए जाते हैं, बच्चों को जो है टाइम पर कभी एजुकेशनल हो गया, कभी एनवायरमेंटल रीजन से जो है अलग अलग स्थानों पर ले जाकर उनको कुछ सिखाने का एक प्रयास किया जाता है। तो क्या हो गई पर्यटन विधि, जो किसके द्वारा यहाँ पर प्रतिपादित है, पेस्टोलॉजी। ठीक, छठी विधि की बात करें, खोज विधि, ये जिसको हम कहते हैं अन्वेषण विधि भी कहते हैं, या फिर ह्यूरिस्टिक मेथड भी इसको कहा जाता है, जिसे दिया था आर्मस्ट्रांग में। तो ये विधि क्या है, खोज विधि, जैसा कि नाम से क्लियर है, बच्चे को कुछ प्रॉब्लम दे दी जाएगी और बच्चा क्या करेगा, स्वयं के तर्कों को लगाकर वो जो है उस समस्या का समाधान खोजने की कोशिश करेगा, यानी कि कुछ अन्वेषण करेगा। यानी अन्वेषण करने का मतलब यहाँ पर जब वो कुछ खोज के जब उसको समस्या दी जाएगी तो उसके जो है समाधानों की वो खोज करेगा और उसके लिए वो कुछ दिमाग में संकल्पनाएं यहाँ पर तैयार करेगा। तो वही क्या कहलाएगी, आपकी अन्वेषण विधि भी कहलाएगी, या फिर इसको ह्यूरिस्टिक विधि भी कहते हैं। आर्मस्ट्रांग द्वारा ये दी गई थी। इसके अलावा प्रश्नोत्तर विधि जो किसने दी थी, सुकरात ने दी थी, प्रश्नोत्तर विधि, और एक यहां पर आएगी प्रश्नावली विधि। इन दोनों में कंफ्यूजन नहीं करना है, दो अलग अलग विधियां हैं, प्रश्नोत्तर विधि और प्रश्नावली विधि, यहां पर हमने मेंशन किया। ठीक है, तो प्रश्नोत्तर विधि दी थी सुकरात ने और प्रश्नावली दी है वुडवर्थ ने। ठीक है, तो इन दोनों का कंफ्यूजन नहीं करना। प्रश्नोत्तर में जैसा कि नाम से स्पष्ट है, प्रश्न उत्तर। ठीक है, प्रश्न पूछे जाएंगे और दूसरी साइड से उत्तर होंगे, तो प्रश्न और उत्तर के द्वारा जो है क्वेश्चंस और आंसर्स के द्वारा यहाँ पर इसको क्या करा जाएगा, बच्चे यहाँ पर लर्निंग करेंगे, जो किसके द्वारा दी गई है, सुकरात के द्वारा। तो यह है आपकी क्वेश्चन आंसर मेथड। ठीक, इसके बाद और यह है क्वेश्चनिंग मेथड। प्रोजेक्ट विधि, तो प्रोजेक्ट विधि की अगर हम बात करते हैं, इसको दिया था विलियम एच किलपैट्रिक ने। ठीक है, तो प्रोजेक्ट विधि जो है ये क्या है, ये हमारी प्रैग्मेटिज्म के पे आधारित है, यानी कि प्रयोजनवाद पर आधारित है। और किससे प्रभावित थी ये, जो प्रैग्मेटिज्म के यहाँ पे जनक थे वो कौन थे, फादर ऑफ प्रैग्मेटिज्म जो थे वो थे जॉन डेवी। तो कह सकते हैं जो प्रोजेक्ट विधि है वो किससे प्रभावित है, यहाँ पर जॉन डेवी से प्रभावित है, या फिर प्रैग्मेटिज्म या फिर प्रयोजनवाद पे जो है ये आधारित है। तो प्रोजेक्ट विधि के जो यहाँ पर प्रतिपादक रहेंगे वो होंगे W.H. किलपैट्रिक। इसके बाद वैज्ञानिक विधि की हम बात करें, साइंटिफिक मेथड, यानी कि जब किसी टीचिंग में आप साइंटिफिक अप्रोच का प्रयोग कर रहे हैं तो वो क्या कहलाएगी, आपकी वैज्ञानिक विधि, जिसे गुडवार स्केट्स ने दिया था, या फिर कहीं कहीं पर इसका नाम जो है बेकन भी दिया जाता है। तो ऑप्शन आपको यहाँ पर प्रायोरिटी बेकन को देनी है। इसके अलावा दूसरा ऑप्शन यहाँ पर गुडवार स्केट्स भी कहीं कहीं पर दिया रहता है, तो यहाँ पर बेकन आप प्रायोरिटी रखेंगे। ठीक, इसके बाद समस्या समाधान विधि। ठीक है, समस्या समाधान विधि, जैसे आप देख रहे होंगे कई हमारी विधियां ऐसी हैं जिनका अर्थ जो है, या फिर जो अगर उनकी प्रोसेस की अगर हम बात करें तो वो काफी रिजेंबल करती है। जैसे कि यहाँ पर हमने खोज अन्वेषण की बात की।
ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, बच्चे के सामने कुछ समस्या दे दी जाती है और बच्चा उनके जो है समाधान खोजकर यहाँ पर उनके सॉल्यूशन निकालता है, परिकल्पनाएं तैयार करता है। ऐसे यहाँ पर जो है समस्या समाधान विधि यानी कि प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड जिसको कहते हैं, यानी कि प्रॉब्लम्स जो है क्लास में डिस्कशन की जाती है उसको बच्चे सॉल्व करके यहाँ पर सीखते हैं, तो वो समस्या समाधान विधि हो गई जो कि सुकरात ने दी थी यहाँ पर। इसके बाद सूक्ष्म शिक्षण विधि, कल जो इसका लास्ट लेक्चर था हमने सूक्ष्म शिक्षण के बारे में समझा था। सूक्ष्म शिक्षण क्या है, जिसमें जो शिक्षण के अलग अलग कौशल होते हैं उनको एक एक करके सीखा जाता है, जो किसने दी थी, D.W. एलन या ड्वाइट W. एलन ने यहाँ पर दी थी। सूक्ष्म शिक्षण विधि एक इंपॉर्टेंट यहाँ पर मेथड रहेगी। इसके बाद मूल्यांकन विधि यानी कि इवैल्यूएशन मेथड, ये दी थी J.M. राइस ने। इसमें से आपको सभी याद करने की जरूरत नहीं है, कुछ इंपॉर्टेंट जो होंगे लास्ट में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि इनमें से कौन से वाले जो हैं नाम जिनके पूछे जाते हैं। तो इसके बाद है इकाई उपागम, तो ये है आपका, ये दिया गया था H.C. मॉरिसन के द्वारा, ठीक। इसके बाद विनैटिका विधि बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, कार्ल्टन वॉशबर्न के द्वारा दिया गया था। इसके बाद ड्रिकाली शिक्षण विधि, इसमें तो आपको याद करने की भी जरूरत नहीं है, सीधे ड्रिकाली अगर ऑप्शन में दिया हुआ है तो ड्रिकाली शिक्षण विधि किसके द्वारा दी गई थी, ड्रिकाली ने दी थी। लेकिन ये क्वेश्चन पूछा नहीं जाता है, लेकिन क्योंकि इसके प्रतिपादक यहाँ पर हमारे मेंशन है इसलिए हमने इसको लिस्ट में डाला हुआ है। इसके बाद ब्रेल पद्धति की अगर हम बात करें, ब्रेल पद्धति किसने दी थी, ये आपने बहुत सुना होगा, जो दृष्टिबाधित बच्चे होते हैं उनको किससे सिखाया जाता है, ब्रेल लिपि से यहाँ पर शिक्षा दी जाती है, ठीक है। तो ब्रेल पद्धति जो है ये किसने दी थी, लुइस ब्रेल ने। नाम से आप यहाँ पर आइडिया लगा सकते हैं कि ये किसने दिया होगा। हाँ, नाम से आइडिया लगाने वाली बात पे फिर से एक बार याद दिला दें, डाल्टन विधि में कई बार आपको ऑप्शन में दिया रहता है जॉन डाल्टन, ठीक है, तो उससे कंफ्यूज नहीं करना। यहाँ पर ये डाल्टन यूएसए का एक शहर है जिसके नाम पर जो है यहाँ पर डाल्टन विधि इसको नाम दिया गया है, क्योंकि डाल्टन में क्या करे गए थे, यहाँ पर जो है इस पर बेस कुछ स्कूल खोले गए थे, वहां पर इनका प्रयोग किया जाता था और किसने दिया था, हेलन पार्कर्स ने। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा है प्रक्रिया विधि या प्रोसेस मेथड जिसको हम कहेंगे, ये कमेनियस ने दी थी। उसके बाद 18 नंबर पर हमारा है बेसिक शिक्षा पद्धति, बहुत कॉमन ये हमारा रहा है, हमने बार बार जो है इसको डिस्कस किया है, इससे पहले भी महात्मा गांधी ने इसको दिया था। बेसिक शिक्षा पद्धति आपने वर्धा योजना के बारे में सुना होगा, जिसके डिटेल में अभी हम नहीं जाएंगे, तो वर्धा योजना पर यह आधारित थी। तो बेसिक शिक्षा पद्धति क्या थी, महात्मा गांधी ने यहाँ पर दी थी, जहां पर उन्होंने बात की थी 3H की बात की थी, हेड, हार्ट और हैंड, ठीक है, इनके द्वारा सीखना। इसके बाद समाजमिति विधि जो है एक आपकी साइकोलॉजिकल यहाँ पर मेथड है, जो कि किसके द्वारा दी गई थी, एल मोरेनो के द्वारा, ठीक है। तो एक अगर पूछा जाए इनमें से कौन सी आपकी साइकोलॉजिकल मेथड है और आपको कुछ 4 ऑप्शंस दिए होंगे, तो कौन सी है, समाजमिति विधि, ठीक। इसके बाद आगमन और निगमन को हम एक साथ लेंगे, इसको बाद में हम थोड़ा सा और डिटेल से समझेंगे। आगमन विधि और जो निगमन विधि है ये दिया था अरस्तु ने। आगमन विधि में सिंपली हम समझे तो आपको कोई जो है फॉर्मूला यहाँ पर दे दिया और उसके बाद आपको क्वेश्चन करवाया गया। और अगर निगमन विधि की बात करें, ठीक है, तो निगमन विधि में इसका क्या होगा, यहाँ पर निगमन विधि में आपको कोई क्वेश्चन का फॉर्मूला या सिद्धांत समझा दिया जाएगा, उसके आधार पर आप जो है अपनी समस्या का समाधान करेंगे। और आगमन विधि में क्या होगा, इसके जस्ट विपरीत होगा, उसमें क्या होगा, आपको समस्या को हल करते करते यहाँ पर सिद्धांत तक पहुंचना है। दोनों को किसने दिया था, अरस्तु ने दिया था। इसके बाद हर्बर्ट विधि की बात करें तो ये किसने दी थी, हर्बर्ट विधि ने। इसमें क्या था, आपका 5 स्टेप प्लान था जिसमें आपके कुछ 5 पॉइंट्स रहेंगे, तो उसको अभी हम थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट आपका प्रश्नावली विधि यानी कि क्वेश्चनिंग मेथड, ठीक। 2 है यहाँ पर, प्रश्नोत्तर विधि और प्रश्नावली विधि, कंफ्यूजन नहीं करना है। अगर प्रश्नोत्तर विधि की बात की जाए तो सुकरात ने दी थी और प्रश्नावली की बात की जाए तो वुडवर्थ ने दी थी। तो ये हमारे कुछ रहे। उसके बाद कुछ 4 यहाँ पर और हैं, ठीक है। हमने अभी तक 23 डिस्कस कर लिए हैं, 24, 25, 26 और 27, 4 और हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। संवाद विधि, ठीक है, संवाद यानी कि आपस में जो है संवाद के द्वारा जब कोई यहाँ पर तथ्य सीखा जाएगा वो आपका संवाद विधि के द्वारा सीखा जाएगा, जिसे दिया था प्लेटो ने। रेखी अभिक्रमित अनुदेशन, यहाँ पर 3 आपको नाम, पीछे के नाम सेम दिख रहे होंगे, अभिक्रमित अनुदेशन, ठीक है। तो अभिक्रमित अनुदेशन होता क्या है, ये होता है प्रोग्राम लर्निंग, जिसमें क्या किया जाता है, किसी भी शिक्षण को, किसी भी जो भी आपका पाठ्य वस्तु है उसको छोटे छोटे स्टेप्स में तोड़ करके यहाँ पर सीखा जाता है। और अगर हम बात करें थोड़ा इसको और समझने की कोशिश करें तो इसमें जो है कुछ प्रिंसिपल्स पे आधारित होता है। जैसे कि सबसे पहली बात हमने क्या कही कि
5 जो आपका कोई भी कंटेंट है उसको टुकड़ों में यहाँ पर समझाया जाता है, ठीक है। जो बच्चे होते हैं, क्योंकि एक साथ बहुत बड़े कंटेंट को सीखना थोड़ा मुश्किल होता है, तो उसको पार्ट्स में समझा जाता है। तो इसीलिए इसके अगर सिद्धांतों की बात करें तो पहला सिद्धांत इसमें क्या होगा, टुकड़ों में सीखना, ठीक है। यह कह सकते हैं प्रिंसिपल ऑफ स्मॉल स्टेप्स, ठीक है, छोटे छोटे टुकड़ों में सीखना। और इसके अलावा किस सिद्धांत पर यह आधारित है, प्रिंसिपल ऑफ इमीडिएट फीडबैक, ठीक है। उससे पहले होगा प्रिंसिपल ऑफ एक्टिव रिस्पॉन्डिंग, सबसे पहला प्रिंसिपल ऑफ स्मॉल स्टेप्स, छोटे छोटे भागों में सीखना। उसके बाद प्रिंसिपल ऑफ एक्टिव रिस्पॉन्डिंग, इसमें इस तरीके से सिखाया जाता है। अभी इसके सिस्टम कैसा होता है हम समझेंगे। प्रिंसिपल ऑफ एक्टिव रिस्पॉन्डिंग, इसका मतलब बच्चे जो होते हैं वो तुरंत वहां पर रिस्पॉन्स करते हैं। और उसके बाद आएगा प्रिंसिपल ऑफ इमीडिएट फीडबैक, यानी कि जब बच्चे अपना वहां पर रिस्पॉन्स देंगे तो इमीडिएट उनको क्या मिलेगा, उसके बाद उनको फीडबैक मिलेगा, यानी कि वो जान जाएंगे कि उन्होंने उत्तर सही दिया या गलत दिया, अपने उत्तर की प्रतिपुष्टि करेंगे। और जो अंतिम इसका सिद्धांत है वो है प्रिंसिपल ऑफ सेल्फ पेसिंग। सेल्फ पेसिंग मतलब यहाँ पर जो बच्चा होता है अपनी गति से सीखता है, क्योंकि वहां पर बच्चे को स्वतंत्रता होती है कि जैसे उसके सामने क्वेश्चन आया तो वो किस स्पीड से उसका आंसर कर रहा है। जो स्लो लर्नर्स हैं वो धीरे धीरे अपना काम करेंगे और जो फास्ट लर्नर है वो कम समय में ही अपने कार्य को पूरा कर लेंगे, यानी कि प्रिंसिपल ऑफ सेल्फ पेसिंग, यानी कि हर बच्चा अपने अनुसार अपनी गति से सीखता है। रेखीय क्रमित अनुदेशन की अगर हम बात करें, रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन जो है, यानी कि जो लीनियर प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन है, इसमें क्या होता है, इसमें बच्चे के सामने जो है स्क्रीन पे क्वेश्चन रख दिया जाएगा, ठीक है। तो बच्चा जो होगा अपनी समझ के अनुसार उसका उत्तर देगा। अगर वो एक शब्द उत्तर है तो वहां पर वो उसको लिखेगा, या फिर अगर आपको पूछा गया हाँ या ना में उत्तर पूछा गया है तो वो हाँ या ना में जवाब देगा। अगर उसका इनपुट सही है तो उसको प्रतिपुष्टि मिलेगी कि उसका आंसर सही है, और अगर उसका उत्तर गलत है तो उसको प्रतिपुष्टि मिलेगी कि उसका उत्तर गलत है। तो इस तरीके से बच्चा जो है एक एक करके अपने सवालों को हल करेगा और वो सीखता जाएगा। उसके बाद अगर हम शाखीय अभिक्रमित अनुदेशन की बात करें, ये इससे थोड़ा सा एक स्टेप आपका थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेटेड है। वैसे सीखने के लिए ज्यादा जो आपका इफेक्टिव माना जाता है वो शाखीय अभिक्रमित अनुदेशन माना जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन है इसमें आप सिर्फ ये जान पाते हैं कि आपका उत्तर सही है या गलत है। लेकिन शाखीय अभिक्रमित अनुदेशन में जो आपकी प्रक्रिया रहती है वो कुछ इस तरीके की रहती है कि बच्चे को अपने सही उत्तर के बारे में तो जानकारी मिलती ही है, लेकिन अगर उसका उत्तर गलत है तो वो यह भी जान जाता है कि उसका उत्तर गलत क्यों है, यानी कि उसके गलत उत्तर पर भी उसको कुछ ना कुछ यहाँ पर रिस्पॉन्स मिलेगा कि आपका उत्तर गलत है, ये उत्तर तब होगा जब इस तरीके की स्थिति होती, ठीक है। तो यहाँ पर जो शाखीय अभिक्रमित अनुदेशन है यहाँ पर दूसरा प्रकार रहा। इसके अलावा अवरोही अभिक्रमित अनुदेशन, या इसको मैथमेटिक्स भी कहते हैं। तो ये वाला जो है आपका, जैसे कि नाम से क्लियर है, मैथमेटिक्स है, तो ये जो गणितीय यहाँ पर शिक्षण होता है उसके लिए प्रयोग किया जाता है। और अगर इनके प्रतिपादकों की बात करें तो जो अभिक्रमित अनुदेशन है या प्रोग्राम लर्निंग का जो कंसेप्ट दिया था वो तो बीएफ स्किनर ने दिया था। और ऐसी अगर रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन विधि की अगर हम बात करते हैं, ये दी थी बीएफ स्किनर ने। इसके अलावा शाखीय अभिक्रमित अनुदेशन यानी कि ब्रांच प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन, इसको दिया था नॉर्मन ए क्राउडर ने। और जो तीसरा है हमारा मैथमेटिक्स या फिर अवरोही अभिक्रमित अनुदेशन, ये दिया था गिलबर्ट ने, या फिर पूरा नाम थॉमस एफ गिलबर्ट। तो ये हमारे वो सारी मेथड्स हैं जिनके प्रतिपादक आपसे पूछने के चांसेस रहते हैं, जिसमें से आपको मॉन्टेसरी, किंडरगार्टन, खेल विधि, डाल्टन, खोज विधि, प्रश्नोत्तर, प्रोजेक्ट, समस्या समाधान, सूक्ष्म शिक्षण, इसके अलावा ब्रेल, बेसिक शिक्षा पद्धति सभी लोग जानते होंगे, महात्मा गांधी ने दी थी। इसके अलावा समाज नीति के बारे में पूछा जा सकता है, आगमन निगमन दोनों इंपॉर्टेंट है। हर्बर्ट प्लान किसने दिया था, क्या उसके 5 स्टेप्स थे, उसके बारे में। और उसके अलावा आपके जो 3 प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस हैं ये, ठीक है। तो ये नाम विशेष रूप से आपको याद रखने हैं जो कि आपके परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा भी कुछ ऐसी मेथड्स हैं जिनके प्रतिपादकों के नाम यहाँ पर मेंशन नहीं होंगे, लेकिन वो क्या हैं और कक्ष में वो प्रयोग किस प्रकार से की जाती हैं उनको भी हम यहाँ पर समझ लेते हैं। तो हमने कुछ ऐसी शिक्षण विधियां भी डिस्कस कर ली थी जिनके प्रतिपादकों के नाम यहाँ पर एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। उसके अलावा 3 हमारे यहाँ पर नाम रह गए थे जिनको हमने यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। जो पहला है अनुकरण विधि यानी कि इमिटेशन मेथड, यानी कि
फॉलो करके जब सीखते हैं बच्चा जो है किसी का अनुकरण करके सीखता है तो वो हमारी क्या कहलाती है, अनुकरण विधि होती है। जैसे कि पहले हमारा नाम से क्लियर है, अनुकरण करके सीख रहा है, और अनुकरण करने वाले जो बच्चा होता है वो कौन सा होगा, सबसे जो लोअर स्टेज का होगा, यानी कि जो छोटे बच्चे होते हैं, प्राइमरी लेवल के जो बच्चे होंगे वो किसके द्वारा सीखते हैं, यहाँ पर अनुकरण विधि द्वारा सीखते हैं। और बात की जाए इसको किसने दिया था, तो बैंडुरा ने इसे दिया था, तो ये नाम भी एक इंपॉर्टेंट है, इमिटेशन मेथड बैंडुरा ने दी थी। ठीक, इसके बाद नाटक विधि की अगर हम बात करें, नाटक विधि या फिर इसको बोलते हैं रोल प्ले मेथड, यानी कि और दूसरा नाम भी इसका हो सकता है भूमिका निर्वहन विधि। ठीक है, तो इसमें क्या करा जाएगा, जैसे बच्चे को कोई चीज सिखानी है तो उसको उसमें उसका एक रोल प्ले जो है, यानी कि बच्चा जो है उसमें एक रोल प्ले करेगा। जैसे माना अगर किसी महान व्यक्तित्व के बारे में कोई नैतिक कहानी बतानी है तो उसमें जो है एक यहाँ पर नाटक तैयार किया जाएगा, बच्चों को अलग अलग भूमिकाएं दी जाएंगी। ठीक है, तो उस भूमिकाओं के द्वारा उस स्टोरी को बच्चे समझेंगे और उसके नैतिक जो मूल्य होंगे उसको अपने जीवन में उतारने की कोशिश करेंगे। तो नाटक विधि जो है वो क्या है आपकी, किसने दी थी, जेएल मोरेनो ने दी थी। उसके अलावा बुद्धिशीलता विधि या फिर जिसको हम कहते हैं ब्रेन स्टॉर्मिंग मैथड, तो ब्रेन स्टॉर्मिंग मैथड की अगर हम बात करें तो ये हमारी दी थी ऑसबर्न ने, एएफ ऑसबर्न ने। ठीक है, तो ये 3 नाम हमें और याद रखने हैं, जिसमें से आपका ब्रेन स्टॉर्मिंग मेथड अक्सर पूछा जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखिएगा। और बैंडुरा की अनुकरण विधि भी पूछी जा सकती है। ठीक, अब इसके बाद कुछ और विधियों की बात कर लें, जैसे कथा कथन विधि है। कथा कथन विधि नाम से स्पष्ट है कि यहाँ पर कोई भी जो स्टोरी है वो बच्चों को बताई जाएगी, या इसका अगर हम इंग्लिश में इसका जो ट्रांसलेशन करें, स्टोरी टेलिंग मेथड। ठीक है, तो स्टोरी टेलिंग मेथड किसके लिए यूज होगी, अगेन प्राथमिक बच्चों के लिए इसको यूज किया जाएगा। पाठ्य पुस्तक विधि, जैसा कि नाम से क्लियर है, पाठ्य पुस्तक में क्या होगा, जैसे कोई भी आपकी बुक है, टेक्स्ट बुक है, टेक्स्ट बुक मेथड इसको कहते हैं, तो टेक्स्ट बुक के द्वारा बच्चों को पढ़ाया जाएगा। और यहाँ पर क्या होगा, जैसे टीचर जो भी बुक में कंटेंट लिखा है उसको पढ़ रहा है, बच्चे भी साथ साथ उसको वहां पर फॉलो कर रहे हैं। और कभी कभी क्या किया जाता है कि पाठ्य पुस्तक विधि में बच्चों से क्या कहा जाता है, जैसे मौन पाठन करने के लिए, तो बच्चे क्या करेंगे, अपनी जगह पर बैठकर धीमे धीमे उसको पढ़कर उसका मनन करके वहां पर सीखेंगे, तो वो आपकी कहलाएगी पाठ्य पुस्तक विधि, जिसमें आपका मौन पाठन के द्वारा या फिर जो शिक्षक पाठ करता है तो शिक्षक के पाठन के द्वारा यहाँ पर जो बच्चा है वो सीखता है इस विधि से। ठीक, उसके बाद व्याख्यान विधि यानी कि लेक्चर मेथड, जो कि किसमें यूज होती है, उच्च कक्षाओं में, क्योंकि छोटे बच्चों को व्याख्यान के द्वारा समझाना यहाँ पर आसान नहीं होता, उनको उदाहरणों की आवश्यकता होती है, उनको जो है जो लाइव चीजें होती है, लाइव इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, उसके द्वारा उनको सिखाया जाता है, करके सिखाया जाता है। तो यहाँ पर अगर हम व्याख्यान विधि की बात करें तो ये किसके लिए उपयुक्त होगी, हायर क्लासेस के लिए, या फिर हम कहेंगे जैसे लेक्चरर आप बनने वाले हैं, अगर इस एग्जाम को आप क्लियर करते हैं, लेक्चरर बनेंगे, तो वहां पर आप जो है अक्सर व्याख्यान विधि का प्रयोग करेंगे। इसके बाद प्रदर्शन विधि, जैसा कि नाम से स्पष्ट है, डेमोन्स्ट्रेशन मेथड। डेमोन्स्ट्रेशन में क्या होगा कि आप जो कोई भी कंसेप्ट जो आप कक्षा को समझाना चाह रहे हैं, जो भी सिद्धांत आप कक्षा में समझाना चाह रहे हैं, उसके लिए आप उससे संबंधित जो भी उदाहरण है उन्हें प्रदर्शन के द्वारा यहाँ पर प्रस्तुत करेंगे। जैसे आर्किमिडीज का सिद्धांत समझाना है तो पूरा आपका बीकर, पानी, कील वगैरह आप कक्षा में लाएंगे, उसमें डुबाकर दिखाएंगे। तो इस प्रकार से प्रदर्शन के द्वारा जो है आप यहाँ पर दिखा रहे हैं। जैसे अगर आप जो पृथ्वी है वो किस प्रकार से घूमती है, कैसे उसमें दिन रात होते हैं, उसको दिखाने के लिए आप ग्लोब का प्रयोग कर सकते हैं। ग्लोब को आप घुमाकर दिखाएंगे कि जो अर्थ का जो है कितने इस तरीके से एक जो आपके इंक्लाइन एंगल पे जो है अर्थ किस तरीके से घूम रही है, तो प्रदर्शन के द्वारा आप जो है यहाँ पर पृथ्वी की स्थिति को बता सकते हैं। अनुवर्ग शिक्षण विधि या जिसे हम कहते हैं ट्यूटोरियल मेथड, यहाँ पर किस प्रकार से शिक्षा दी जाती है, यहाँ पर अगर हम बात करें, डेमोन्स्ट्रेशन हमने समझा, अनुवर्ग शिक्षण विधि में यानी कि ट्यूटोरियल मेथड में छात्रों का वर्गीकरण किया जाता है। वर्गीकरण ऐसे नहीं होगा कि आपने जो वीक स्टूडेंट हैं, समझने में जो कमजोर बच्चे हैं उनको अलग कर दिया और जो क्लास का अच्छा मार्क्स है उसको अलग कर दिया, बल्कि यहाँ पर क्लास को छोटे छोटे समूहों में बांट दिया जाता है और जो छोटे छोटे वो समूह होंगे उसमें हर तरीके के बच्चे होंगे। तो उसमें इस तरीके से जो ग्रुपिंग की जाएगी कि जैसे आपका एक अच्छा जो क्लास में अच्छा परफॉर्म करने वाला बच्चा है या जो जिसका आईक्यू लेवल अच्छा है उसको भी रखा जाएगा और जो समझने में थोड़ा सा कमजोर है वो भी वहां पर रखा जाएगा। तो जो इसमें जो कमजोर बच्चा है वो भी जो आपके जो इंटेलिजेंट बच्चे होंगे उनके कांटेक्ट में आकर वो भी थोड़ा सा अपनी समझ को विकसित करेगा और थोड़ा सा बेहतर सीख पाएगा। तो यहाँ पर जो वर्गीकरण है वो ऐसे नहीं होगा कि आपने वीक को अलग कर दिया और अच्छे बच्चों को अलग कर दिया। अच्छे से मतलब यहाँ पर जो पढ़ने में थोड़ा सा बेहतर है उनकी बात की जा रही है, तो वहां पर क्या होगा, मिक्स मार्क्स करके उनको छोटे छोटे समूहों में बांट करके इस प्रकार से यहाँ पर सिखाया जाता है।
परिचर्चा विधि यानी कि डिस्कशन मेथड यहाँ पर किया जाएगा। जैसे कोई भी टॉपिक अगर कक्षा में समझाना है तो उस टॉपिक को कक्षा के बच्चों के समक्ष रखा और उनको उस पर डिस्कशन के लिए बोला गया। तो यहाँ पर क्या होगा, जैसे हमने आधुनिक कोई भी टॉपिक उठा लिया, जैसे हम आजकल हर एक जो सेक्टर है वहां पर निजीकरण हो रहा है, तो अगर हायर क्लासेस की बात की जाए तो वो निजीकरण के टॉपिक को हमने कक्षा में रखा और बच्चों से उस पर राय मांगी कि ये जो निजीकरण हो रहा है देश में हर एक जो सेक्टर्स है उसका, जैसे आप रेलवे का लगातार हो रहा है, बैंकों के जो निजीकरण की बात हो रही है, तो उनको बच्चों के समक्ष रखा और उनसे जानने का प्रयास किया कि क्या ये सही है। तो बच्चे आपस में अपने अपने विचार रखेंगे, अगर उससे संबंधित उनको कोई ज्ञान है तो उसको भी वो डिस्कस करेंगे। तो ऐसे आपस में परिचर्चा के द्वारा बच्चे सीखेंगे, तो वो आपकी क्या कहलाएगी, परिचर्चा विधि या फिर डिस्कशन मेथड। तो ये हमारी कुछ यहाँ पर मेथड्स डिस्कस कर ली हमने। इसके बाद कुछ और भी हमने यहाँ पर जो हम निगमनात्मक आगमनात्मक यहाँ पर पहले डिस्कस कर चुके हैं, थोड़ा इसके बारे में और समझ लेते हैं। तो निगमनात्मक विधि या फिर सिंपली निगमन विधि या डिडक्टिव मेथड जिसको हम कहते हैं वो क्या है, यहाँ पर सामान्य सिद्धांत बताकर उसकी जांच अथवा पुष्टि के लिए उदाहरण प्रस्तुत किए जाते हैं। यानी कि बच्चे को कोई फॉर्मूला बता दिया, माना पाइथागोरस का फॉर्मूला है वो उसको बता दिया, उसके बाद उसकी प्रतिपुष्टि के लिए, जैसे हमने कहा कि पाइथागोरस का जो थ्योरम है वो ये कहती है कि इसके कर्ण का वर्ग यानी कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर जो होता है लंब के वर्ग और आधार के वर्ग के जो उसका जो सम है उसके बराबर होता है। ठीक है, तो इसकी प्रतिपुष्टि के लिए क्या करेंगे, हम एक उदाहरण लेंगे। माना एक ऐसा हमारे पास ट्राइंगल है, ऐसा एक समकोण त्रिभुज है जिसमें आपका जो लंब है वो आपका 3 सेंटीमीटर है, आधार 4 सेंटीमीटर है और जो विकर्ण है वो 5 सेंटीमीटर है। अब इसमें हम चेक करने के लिए इसको उदाहरण हमने ले लिया, अब इसको हम इसकी प्रतिपुष्टि करेंगे कि क्या 5 का वर्ग 4 के वर्ग के स्क्वायर और 3 के स्क्वायर के इन दोनों के सम के इक्वल आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो इस प्रकार से हमने क्या करा, अपना जो हमने सिद्धांत बताया था उसकी प्रतिपुष्टि की। ठीक, और ऐसे ही हम जो है अगर इसकी बात करें तो हम व्याकरण में भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। जैसे हम क्या करेंगे, हम व्याकरण में बच्चे को क्या है रूल बता देंगे कि किस तरीके से चीजें की जाती है और उस पर बेस्ड हम कुछ क्वेश्चन करा देंगे। ठीक है, जैसे हमने कहा कि वाक्य रचना किस प्रकार से होती है उसके बारे में समझा दिया, उसके बाद उसके उदाहरण प्रस्तुत कर दिए। आगमनात्मक की बात करें, इन दोनों को हमने साथ इसलिए लिया है क्योंकि दोनों कहीं ना कहीं एक दूसरे के विपरीत यहाँ पर होते हैं। उसमें उदाहरण देकर सामान्य नियम निकालना होता है। जैसे हमने यहाँ पर क्या किया, सामान्य नियम बताया, देन उदाहरण हमने डिस्कस किए। यहाँ पर हम पहले उदाहरण देंगे। ठीक है, जैसे बच्चे को हमने संख्या समझानी है, ठीक है, तो हमने उसको कुछ क्लास में नाम बच्चों के डिस्कस कर लिए, या फिर हमने कुछ जो है देशों के नाम डिस्कस कर लिए, कुछ नदियों के नाम डिस्कस कर लिए, कुछ वस्तुओं के नाम डिस्कस कर लिए। उसके बाद हमने पूछा कि ये सारे नाम जो है इनको हम कहते क्या हैं, ये वस्तु के नाम, ये व्यक्ति का नाम, ये भाव का नाम, या फिर ये जो देशों के नाम है इनको कहते क्या है। उसके बाद भी धीरे धीरे हम निष्कर्ष पे आए कि ये जो कोई भी व्यक्ति, वस्तु या स्थान का नाम है इसे ही हम संज्ञा कहते हैं। तो इस तरीके से हमने क्या करा, उदाहरण देकर बच्चों को हम सामान्य सिद्धांत या सामान्य कोई भी परिभाषा नियम की ओर लेकर आए। ठीक, तो ये आगमनात्मक और निगमनात्मक विधि हो गई जिनका प्रयोग हम करते हैं अपने कक्षा कक्ष में। इसके बाद दूसरी चीज संश्लेषणात्मक या फिर विश्लेषणात्मक। इसका अर्थ क्या है, संश्लेषण यानी कि आपका एनालिसिस और विश्लेषणात्मक यानी कि सिंथेसिस। यहाँ पर तो इसमें क्या होगा, संश्लेषणात्मक में पहले अंगों का ज्ञान देकर फिर पूर्ण ज्ञान कराया जाता है। यानी कि आपको कोई भी कंसेप्ट जब समझाना है पहले उसको छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ लिया और उन छोटे छोटे हिस्सों को पहले एक्सप्लेन करा, उसके बाद हम कंप्लीट कंसेप्ट को समझेंगे। जैसे हमें किसी पर्टिकुलर पेड़ के बारे में यहाँ पर समझाना है तो हम उसके पत्तियों की जानकारी देंगे। जैसे हमने कोई एक एग्जाम्पल ले लिया, आम की पत्तियां किस तरीके की होती है, लंबी होती हैं, चौड़ी होती हैं, ऐसे करके हमने पत्तियों का डिस्कशन किया। उसका फल कैसा होता है, वो किस मौसम में होता है, तो छोटी छोटी चीजों के बारे में बताया। उसके बाद कंप्लीट हम जो है पेड़ की ओर आ गए। ठीक है, तो इस तरीके से हमने क्या करा, एक छोटे से पार्ट्स की बात बताई, उसके बाद धीरे धीरे हम उसके पार्ट्स को यहाँ पर एक कलेक्ट करके पूरे पेड़ की तरफ आए। या फिर हम जैसे एग्जाम्पल ले सकते हैं, हम शरीर के बारे में जब डिस्कस करते हैं, शरीर के भाग, ठीक है, तो इंडिविजुअल पार्ट्स को डिस्कस करके एक कंप्लीट बॉडी स्ट्रक्चर की हमने बात की। और ऐसा ही अगर हम विश्लेषण की बात करें तो विश्लेषण में हमारा क्या होगा, पूर्ण का ज्ञान देकर अंगों के विषय में जानकारी देना। यानी कि हमने शरीर के बारे में एक कंप्लीट यहाँ पर डिस्कशन किया, उसके बाद उसके छोटे छोटे पार्ट की हार्ट कैसे काम करता है, लंग्स कैसे काम करते हैं, ब्रेन कैसे काम करता है, तो इस तरीके से उनके फंक्शंस के बारे में बताया। तो
संश्लेषण जो विधि होगी उसमें क्या होगा, पहले छोटे छोटे पार्ट्स की नॉलेज दी जाएगी, उसके बाद बड़े की तरफ आएंगे। विश्लेषण में इसका विपरीत होगा, इसमें आपको पहले पूर्ण का ज्ञान दिया जाएगा, उसके बाद हम छोटे छोटे की ओर आएंगे। यानी कि संश्लेषणात्मक में आपका क्या होगा, अंश से पूर्ण की ओर। और इसका विपरीत अगर हम कहें विश्लेषणात्मक में, ये होगा पूर्ण से अंश की ओर, इसका जस्ट विपरीत हो जाएगा। और इसके बाद अगले की तरफ चलते हैं, वस्तु विधि। ठीक, वस्तु विधि यानी कि मूर्त से अमूर्त का ज्ञान सिद्धांत का प्रयोग यहां पर किया जाता है। इस सिद्धांत का हम जो है प्रयोग करते हैं। अब इसका अर्थ क्या है, मूर्त यानी कि जो प्रत्यक्ष है, अमूर्त जो कि काल्पनिक है। तो कभी भी हमें किसी चीज की अगर बच्चे को जानकारी देनी है, पहले उसके सामने उदाहरण के तौर पर उस वस्तु को प्रेजेंट किया जाता है या दिखाया जाता है। ठीक है, तो जब वो प्रत्यक्ष वस्तुएं एक बार देख लेगा, फिर अगर उसके बाद हम उससे थोड़े से उच्च लेवल की बात करें तो वहां पर क्या करेगा, उसको फिर वो जो है अमूर्त रूप से उसमें सोचने के लायक हो जाएगा। ठीक है, जैसे हमने कोई भी कंसेप्ट ले लिया, जैसे हमने लाइव कुछ एग्जांपल्स दे दिए, चाहे व्याकरण की हम बात कर लें। ठीक है, तो हमने क्या करा, व्याकरण में नहीं, इसमें जैसे मूर्त से अमूर्त की बात करें तो विज्ञान के यहाँ पर कंसेप्ट्स आएंगे। ठीक है, तो जैसे हमने जो एक व्यक्ति के बारे में बताया कि व्यक्ति का हाथ ऐसे होता है और उसके जो फंक्शंस होते हैं इस तरीके से होते हैं। ठीक है, तो व्यक्ति अपने बारे में जानता है तो मूर्त रूप से उसको उसकी नॉलेज है। ठीक है, उसके बाद फिर उसको एक ऐसी स्पेसीज की तरफ ले गए जिसको उसने देखा नहीं है, लेकिन उसको बता करके जो है एक काल्पनिक रूप में, क्योंकि वो अपने बारे में अब जान गया है कि एक जो प्राणी है उसकी फंक्शनिंग कैसे होती है, अब वो चीज जो उसने नहीं देखी है उसके बारे में वो चिंतन करने के लायक हो जाएगा। तो यहाँ पर वस्तु विधि में क्या होगा, पहले जो मूर्त वस्तुएं हैं उसका ज्ञान बच्चे को दिया जाएगा ताकि वो जो है प्रत्यक्ष वस्तु को देख करके उसको समझ सके। उसके बाद जो अप्रत्यक्ष चीजें हैं जिसे उसने नहीं देखा है उसको भी वो काल्पनिक रूप से सोच करके उसके आधार पर वहां पर संकल्पनाओं का निर्माण कर सके। ठीक, नेक्स्ट है दृष्टांत विधि। दृष्टांत विधि का मतलब क्या है, उदाहरण देकर समझाना। तो उदाहरण में हमारे जो है कई तरीके की चीजें इस्तेमाल हो सकती हैं। इसमें श्रव्य दृश्य सामग्री या फिर ऑडियो विजुअल एड्स का हम प्रयोग कर सकते हैं, मानचित्रों का प्रयोग कर सकते हैं अगर हमें ज्योग्राफी पढ़ानी है। इसके अलावा चित्रों द्वारा भी हम चीजों को समझा सकते हैं, क्योंकि कई बातें ऐसी होती है, जैसे छोटे बच्चों की अगर हम बात करें, उनको हम शब्दों के माध्यम से सिर्फ कथा कथन करके या व्याख्यान द्वारा नहीं समझा सकते, उदाहरणों की उन्हें आवश्यकता होती है। तो इस प्रकार उदाहरणों का प्रयोग करके जब हम समझाते हैं तो उसे बोलते हैं दृष्टांत विधि। इसके बाद प्रश्नोत्तर प्रविधि की बात करें तो इसमें क्या होता है, प्रश्नोत्तरी विधि में प्रश्नकर्ता से प्रश्न पूछे जाते हैं, वो उत्तर प्राप्त किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन आंसर का मतलब ये नहीं है कि टीचर क्वेश्चन पूछेगा बच्चे जवाब देंगे, बच्चे क्वेश्चन पूछेंगे और टीचर जवाब देगा, ऐसा वाला नहीं है। यहाँ पर जैसे अगर आपको ये बताना है कि आपको सांस लेने में कौन सी आप वायु का प्रयोग करते हैं। ठीक है, बच्चों से पूछा, माना किसी को नहीं आया, अब उससे पूछा गया, वैसे ये वाला आसान है, उल्टा पूछा जाएगा। अब उससे पूछा गया कि आग जलने के लिए कौन सी जो गैस है वो सहायक होती है, बच्चे को नहीं आया। ठीक है, फिर उससे और प्रश्न पूछे गए कि आप सांस लेने में कौन सी वायु का प्रयोग करते हैं, बच्चे ने कहा ऑक्सीजन। ठीक है, तो फिर हम जो ऑक्सीजन आंसर उससे निकलवाना चाह रहे थे, हम दूसरे प्रश्नों के थ्रू उससे निकलवा रहे हैं। तो प्रश्न पूछ कर ही जो है बच्चों से ही आंसर प्राप्त करके यहाँ पर जो भी आपको कंसेप्ट समझाना है, जो भी अपना विषय वस्तु को डिस्कस करना है वो करते हैं। तो इस प्रकार से बच्चा सीखता है कि प्रश्न बार बार पूछ करके ही बच्चों से यहाँ पर उत्तर निकलवाए जाते हैं। करके सीखना यानी लर्निंग बाय डूइंग। तो इसमें जो है इस पर आधारित कई सारी हमारी विधियां हैं। जैसे खोज विधि की बात करें, खोज विधि में भी हमारा क्या था, बच्चों के सामने समस्या रखती गई और बच्चे जो हैं अपना उस समस्या का समाधान खोजते हैं, उसके लिए संकल्पनाएं तैयार करते हैं। डाल्टन विधि में भी यही था, डाल्टन पद्धति के द्वारा भी यहाँ पर जो है करके सीखा जाता था। योजना विधि भी हमारे इस पर आधारित है। योजना विधि में क्या होता है, प्लान किया जाता है। ठीक है, उस पर फिर जो है एक पूरी योजना बनाई जाती है, उसकी रिपोर्ट तैयार की जाती है, फिर उसका इवैल्यूएशन होता है, पूरा एक प्रोसेस होती है। तो वहां पर भी क्या होता है, बच्चा स्वयं से करके सीखता है, क्योंकि वो परियोजना या जो भी प्रोजेक्ट है वो बच्चे को दे दिया जाता है, फिर बच्चे ने उस पर काम करना है और प्रेजेंट करना है। उसके अलावा बेसिक शिक्षा विधि जो कि हमारी गांधी जी द्वारा दी गई है, वो तो करके सीखना पर ही आप पर आधारित है। और इसके अलावा हमने उस वक्त कहा था कि हम हर्बर्ट के जो 5 स्टेप प्लान है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो 5 स्टेप प्लान है। जैसे पहले तो हर्बर्ट 5 स्टेप प्लान है किस लिए, जैसे कोई भी पाठ योजना होती है, यानी कि क्लास में जाने से पहले जो भी आपको पाठ पढ़ाना होता है उसके लिए आप एक प्लानिंग करते हैं, एक योजना तैयार करते हैं। तो हर्बर्ट के अकॉर्डिंग उसके 5 यहां पर स्टेप्स होनी चाहिए। पहला होता है प्रिपरेशन यानी कि तैयारी,
ठीक है, यानी कि जो भी कंटेंट आपको पढ़ाना है उसके लिए क्या क्या तैयारी होगी, किन शिक्षण सहायक सामग्रियों का प्रयोग होगा, किन शिक्षण विधियों का प्रयोग होगा, उसकी तैयारी की जाती है। उसके बाद प्रस्तुतिकरण, यानी कि जो भी आपने पाठ तैयार किया है उसका यहाँ पर प्रस्तुतिकरण किया जाता है। उसके बाद एसोसिएशन, यानी कि समायोजन, जो भी पढ़ाया गया उसका समायोजन कक्षा कक्ष में यहाँ पर किया जाएगा। इसके बाद जनरलाइजेशन यानी कि सामान्यीकरण, यानी कि जो भी सिद्धांत सिखाया जाना है उस सिद्धांत को यहाँ पर सामान्यीकृत कर दिया जाएगा पाठ प्रस्तुतिकरण के द्वारा। जैसे आपने अगर कोई फॉर्मूला सिखाना है या फिर आप कोई थ्योरी बच्चे को समझाना चाह रहे हैं तो वो पाठ प्रस्तुतिकरण के द्वारा क्लास में उसका समायोजन करके फिर उस फॉर्मूले का जनरलाइजेशन किया जाता है। और उसके बाद एप्लीकेशन यानी कि अनुप्रयोग, फिर उदाहरणों में उसका अनुप्रयोग करते हैं, मूल्यांकन करते हैं और फीडबैक लिया जाता है। तो इस तरीके से आपका हर्बर्ट का 5 स्टेप प्लान है। तो ये कुछ बातें रही हमारी आज के शिक्षण विधियों के बारे में। आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो। थैंक यू।